नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी में आज बड़ी खबर में हम आपको योगी सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। आज की पहली सुर्खी संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के तालिबान पर दिए गए बयान से जुड़ी है। कल बयान दिया था उन्होंने कि तालिबान ने देश को आजाद किया है। अब इससे मिलता जुलता बयान दे दिया था। आज खबर आई कि इस बयान की वजह से उनके खिलाफ सेडिशन यानी राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है। संभल पुलिस ने सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए यानी राजद्रोह, 153 ए और 295 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इस बारे में संभल एसपी ने बताया कि हमें शिकायत मिली है कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की है। ऐसे बयान राजद्रोह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई। 2 अन्य लोगों ने फेसबुक पर एक वीडियो में ऐसी ही बातें कहीं, उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। वहीं अब इस मामले पर डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से सफाई भी आई है। कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना तालिबानियों से नहीं की मैंने, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दूसरी सुर्खी कानपुर के बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा के एक विवादित बयान से उपजी है। अपने बयान में अभिजीत सिंह सांगा ने कहा कि कोई ताजिया रखने का काम करेगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर तख्त डालकर बैठेंगे और मैं ये चुनौती देता हूँ कि मेरे रहते किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं जो इस स्थान को करबला बना दे। अभिजीत सिंह सांगा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कमाल है कि जहाँ पुलिस है, प्रशासन है, पूरी कानून व्यवस्था है, वहाँ पर एक विधायक को इस तरह के बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी गंगा को लेकर है। केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार ने गंगा की सफाई को लेकर बहुत दावे किए हैं। खुद पीएम मोदी गंगा के घाट पर बनारस में कुदाल चलाते दिखे थे। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चला रखा है, लेकिन इस मिशन पर तेज गति से काम नहीं हुआ, जिस पर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है। आज हाई कोर्ट ने गंगा को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी में से एक करार दिया। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि बड़ी संख्या में लोग गंगा को पूजते हैं। ये नदी करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, लेकिन फिर भी बहुत प्रदूषित है। सुर्खियों के बाद चलते हैं बड़ी खबर की ओर और बड़ी खबर में प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट की चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। चुनाव में जाने से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज विधानसभा में 7,301 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 4.5 सालों में हमने जनता की सोच बदली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए और तोड़े हैं। हम काम कर रहे हैं, लिहाजा योजनाओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट लाया गया है। वहीं विपक्ष ने अनुपूरक बजट को निराश करने वाला बताया। विपक्ष की चिंताओं का जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको विधानसभा में हुई कार्रवाई की झलकी देते हैं। अनुपूरक बजट पेश करने के लिए जैसे ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना खड़े हुए तो विपक्षी विधायकों ने राज्य में बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया। टोका टोकी के बीच ही वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट की मुख्य बातें बताई और इसे पेश किया। खुद देखिए कि हुआ क्या था। उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2021 उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 4 मार्च 2021 के उपवेशन में पारित किया। विधान परिषद द्वारा भी दिनांक 4 मार्च 2021 की बैठक में पारित किया गया। इस पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 10 मार्च 2021 को प्राप्त हुई और वह सन 2021 का 11वां अधिनियम बना। उत्तर प्रदेश फंडामेंटल रूल 56 संशोधन और विधिमान्यकरण विधेयक 2021 विधानसभा की बैठक दिनांक 4 मार्च 2021 एवं विधान परिषद की बैठक 4 मार्च 2021 में पारित हुआ। इस पर राज्यपाल महोदया की अनुमति 10 मार्च को प्राप्त हुई। सन 2021 का वह उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बना। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपवेशन दिनांक 4 मार्च में पारित किया गया एवं विधान परिषद की बैठक दिनांक 4 मार्च में पारित होने के पश्चात इस पर राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 10 मार्च 2021 को प्राप्त हुई। वह उत्तर प्रदेश 2021 का 13वां अधिनियम बना। उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2021 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा दिनांक 4 मार्च 2021 के उपवेशन में पारित किया गया। विधान परिषद ने अपनी बैठक दिनांक 4 मार्च 2021 में पारित किया एवं राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 10 मार्च 2021 को प्राप्त होने के पश्चात वह 2021 उत्तर प्रदेश का 14वां अधिनियम बना। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपवेशन दिनांक 22 अगस्त 2020 में पारित होने के पश्चात
विधान परिषद से दिनांक 22 अगस्त 2020 की बैठक में पारित हुआ। इस पर श्री राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 8 जून 2021 को प्राप्त हो गई और वह सन 2021 उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया। मत संख्या 41 याचिका समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए मत संख्या 41 मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश 17वीं विधानसभा की याचिका समिति 2019-2020 का 19वां प्रतिवेदन जो ऊर्जा विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 42 मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 17वीं विधानसभा की याचिका समिति 2019-20 का 20वां प्रतिवेदन जो नगर विकास विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 43 मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश 17वीं विधानसभा की याचिका समिति 2019-2020 का 21वां प्रतिवेदन जो लोक निर्माण विभाग से संबंधित है प्रस्तुत करता हूँ। 42 जब 44 आना 44 सभापति। मान्यवर मैं सभापति प्राक्कलन समिति आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश 17वीं विधानसभा की प्राक्कलन समिति 2019-2020 का 11वां प्रतिवेदन जो सिंचाई विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के संबंध में है प्रस्तुत करता हूँ। 45 मान्यवर मैं सभापति प्राक्कलन समिति आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश 17वीं विधानसभा की प्राक्कलन समिति 2019-2020 का 12वां प्रतिवेदन जो राज्य संपत्ति विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2015-2016, 2016-2017 तथा 2017-2018 के परीक्षण के संबंध में है प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है। सभापति लोक लेखा समिति। जी आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश 17वीं विधानसभा की लोक लेखा समिति 2019-20 का 10वां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर में उल्लिखित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है को प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश 17वीं विधानसभा लोक लेखा समिति 2019-20 का 11वां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन जनरल एवं सोशल सेक्टर में उल्लिखित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है को प्रस्तुत करता हूँ। अब इतना ही नहीं, विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच महंगाई के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक भी हुई। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर की माने तो सदन में कार्यवाही के दौरान पूरा प्रश्नकाल कांग्रेस और सपा विधायकों के तीखे विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि कार्रवाई को रोका जाए और कहा कि जनता का महंगाई की वजह से शोषण हो रहा है और इस पर चर्चा की जाए। विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि राज्य सरकार का महंगाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपका रंगारंग कार्यक्रम खत्म हो चुका है तो हाउस का काम सुचारू रूप से चलने दीजिए। राज्य सरकार का महंगाई से कोई लेना देना नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। हम दोहरा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो राशन कार्ड होल्डर है, महंगाई का संबंध राज्य सरकार से नहीं होता। आपको इसमें आनंद आता है, ये अलग बात है। अगर ये सदन को चलने नहीं देना चाहते, इन्हें कोई न कोई बहाना चाहिए, कोई न कोई सदन समाप्त करने के लिए। हो गया। इनके पास कोई काम नहीं है। ये ठीक नहीं। हेलो माननीय लल्लू जी, इनके पास मानवर कोई काम नहीं है। क्या करना है? पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खाद्यान्न निःशुल्क बंट रहा है। देश की तरफ से अलग बंट रहा है और देश की तरफ से अलग बंट रहा है मानवर। और डीजल हो गया आपका कार्यक्रम। सबसे कम टैक्स उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम। आपका रंगारंग कार्यक्रम हो गया।
अब आपको इस अनुपूरक बजट की मुख्य बातें बताते हैं। सबसे पहले बात रोजगार की, क्योंकि एक प्रदेश का बड़ा मुद्दा है। राजधानी लखनऊ में हर दिन रोजगार को लेकर कई सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। इलाहाबाद में भी हो रहे हैं। प्रयागराज में शहर के बाहर बना इको पार्क प्रदर्शनकारियों के तंबू से भरा पड़ा है। लिहाजा सरकार ने भी युवाओं को रोजगार देने के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए एक कोष की स्थापना की जाएगी और इसके लिए वही 3000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए। माने सरकार भी मान रही है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, एक काम करने की जरूरत है। अच्छी बात है। अब इस अनुपूरक बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। वहीं बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राजधानी में बनने वाले अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के लिए निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने सूबे में बिजली बत्ती को दुरुस्त करने के लिए नए संसाधनों के इंतजाम की बात भी कही है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इस बजट में सरकार ने उन तबकों को भी खुश रखने की कोशिश की है जो अलग अलग विभागों में किंचित कम मानदेय पर काम कर रहे हैं और इसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। सरकार ने रोजगार सेवकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए 40.62 करोड़ रुपए, पीआरडी जवानों के लिए 61.07 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए 265.7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय ज्यादा बढ़ाने के लिए 129.78 करोड़ रुपए का मानदेय बढ़ाया है। अब ग्राम प्रहरी चौकीदार के लिए 47.88 करोड़ रुपए, शिक्षा मित्रों के लिए 123.55 करोड़ रुपए और स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले मुख्य व सहायक रसोइयों के लिए 160 करोड़ रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों यानी पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के लिए 28.91 करोड़ रुपए देने की बात कही है। सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए 2 करोड़ रुपए और बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर तक सड़क के विस्तार और मरम्मत के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और तो और गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने, वकीलों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का प्रावधान भी किया गया है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले योगी सरकार ने राज्य के हर एक तबके को खुश करने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं कि इस अनुपूरक बजट पर विपक्ष की तरफ से आई प्रतिक्रियाओं की। बसपा प्रमुख मायावती के मुताबिक अनुपूरक बजट जनता को निराश करने वाला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, यूपी विधानसभा में आज पेश अनुपूरक बजट राज्य की विभिन्न संकटों में घिरी गरीब व मेहनतकश जनता के लिए उम्मीदों का कम व दिल दुखाने वाला ज्यादा है। अगर यूपी सरकार तमिलनाडु की तरह पेट्रोल की कीमत 3 रुपए कम कर देती तो करोड़ों जनता को महंगाई से थोड़ी राहत मिल जाती। वैसे भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से अंधाधुंध वायदे और घोषणाएं की हैं उसके अनुसार बजट में सही प्रबंध नहीं होने से वे कागजी घोषणाएं बनकर रह जाएंगी, जबकि बसपा सरकार में घोषणाओं से पहले उसके लिए वित्तीय व्यवस्था जरूरी थी और यही फर्क है, असली फर्क है बसपा व अन्य में। वहीं समाजवादी पार्टी ने अनुपूरक बजट को लेकर योगी सरकार पर कटाक्ष करते हुए ट्विटर पर लिखा, अधूरे काम वाली सरकार का पूरा होता कार्यकाल जो पूर्ण बजट में कुछ न दे सके उनसे अनुपूरक बजट में कैसे मिले विकास के लिए अनुदान। विकास विरोधी भाजपा सरकार के दिन हैं बचे 4। संकल्प पत्र के हर अधूरे वादे का 2022 में जनता देगी वोट से जवाब। एक छोटा मोटा उन्होंने एक बनाने की कोशिश की है, एक नारा उन्होंने अपनी तरफ से एक विरोध करने की कोशिश की है। अब कांग्रेस की तरफ से भी बजट पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रदेश में पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि 5वें पूर्ण बजट की तरह यह अनुपूरक बजट भी केवल झुनझुना है। खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा है। ये अनुपूरक बजट भी जो पिछला मुख्य बजट था 5 लाख करोड़ से ज्यादा का, उसी तरीके से सिर्फ झुनझुना साबित हुआ। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि रोजगार को लेकर कोई प्रबंध सरकार ठोस मजबूत प्रबंध इस बजट में करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। उत्तर प्रदेश के महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि सरकार जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर कुछ बजट में प्रावधान होंगे, लेकिन वो भी हवाई साबित हुआ। सबसे ज्यादा अगर निराशा हाथ लगी है तो उत्तर प्रदेश के अन्नदाता को, किसानों को, जो लगातार गन्ना का जो बकाया है 12,000 करोड़ रुपया उसके भुगतान की मांग कर रहा है। अब इन बातों, इन टिप्पणियों के साथ आज के लिए इजाजत चाहता हूं। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए। गुड नाइट।